हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट दोस्त विनोद कुमार कुशवाहा। आज के इस वीडियो में हम पैराडाइज सीरीज की कहानी को आपके सामने एक्सप्लेन करने वाले हैं। Paradise. What a fucking show. पैराडाइज की कहानी हमें खत्म हो रही दुनिया को बचाने का एक मौका देती है, लेकिन ये रास्ता हमेशा ही कुर्बानी मांगता है। पर कोई अब ऐसे सवाल को पूछने लगा है जिसे कभी भी नहीं पूछा जाना चाहिए था। सीक्रेट सर्विस एजेंट जेवियर कॉलिंस, जिसने प्रेसिडेंट और उसकी फैमिली की कई सालों तक अपनी जान पे खेल कर रक्षा की, उसका जब सामना एक ऐसी घटना से होता है जिसका जवाब ढूंढते हुए वो एक ऐसे दौराहे पे चला जाता है जहाँ पर पहुंचा है तो वो इस दुनिया को उसके हाल पे छोड़कर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकता है, या फिर उसका सामना करते हुए सभी के सामने सच लाकर इस दुनिया को फिर से तबाह होने से बचा सकता है। कहानी की शुरुआत सीक्रेट सर्विस एजेंट जेवियर कॉलिंस से शुरू होती है, जो कि रात में नींद न आने की वजह से अपने मॉर्निंग रूटीन को फॉलो करते हुए दौड़ने के लिए निकल जाता है। लेकिन वापस आते वक्त जब वो प्रेसिडेंट के घर के रास्ते से गुजरता है तो एजेंट बिली पेस प्रेसिडेंट के घर के सामने खड़ा होता है। जेवियर उसके पास पहुंचकर उसका हालचाल लेता है तो वो उसे बताता है कि पिछली रात कुछ खास नहीं रही है, सिवाय ग्रासिया के सूप के जो उसने उसे पीने के लिए दिया था। साथ ही उसे ये भी बताता है कि वो अब अपने घर पे जल्द से जल्द जाकर फ्रेश होना चाहता है। इसी वजह से उसकी जगह पे जेन यहाँ का कार्यभार संभालेगी, जिसके बाद जहाँ जेवियर अपने घर पे लौटकर काम पर निकलने की तैयारी करने लगता है, वहीं उसकी बेटी प्रेस्ली ब्रेकफास्ट बनाकर अपने भाई जेम्स के साथ ब्रेकफास्ट कर रही होती है तो जेवियर जहाँ उन्हें ज्वाइन करता है। लेकिन जब प्रेस्ली कम सोने के बारे में उसे टोकती है तो वो बहाना बनाकर टाल देता है। वहीं अपने बेटे से पूछने पर जब उसे पता चलता है कि वो जेम्स एंड द जायंट पीच की किताब को पढ़ रहा है, वो जहाँ अपनी पत्नी को याद करते हुए थोड़ा गुस्सा होने के बाद शांत मुद्रा में चला जाता है। Hey, Dad. You good? फिर जब प्रेसिडेंट के घर पे पहुंचता है तो जेन जहाँ बिली की जगह पे बाहर ड्यूटी बजा रही होती है, वहीं अंदर जाने पर जब उसे पता चलता है कि प्रेसिडेंट कैल ब्रैडफोर्ड अभी तक सोए हुए हैं, जेवियर को ये बात कुछ अजीब लगती है, जिसकी वजह से जब वो चेक करने के लिए जाता है तो प्रेसिडेंट की लाश फ्लोर पे पड़ी होती है। फिर ये कहानी 5 साल पहले उस पीरियड में जब लेती है जिस पीरियड में जेवियर कैल से पहली बार मिला था, क्योंकि कैल अपनी सिक्योरिटी के लिए एक लीड एजेंट की तलाश कर रहा होता है। फिर कैल उससे बातचीत करते हुए कंफर्टेबल करने के बाद उसका टेस्ट लेने के लिए ड्रिंक ऑफर करता है तो जेवियर के मना करने की वजह से वो जहाँ उसे अप्रूव कर देता है। साथ ही इस बात को मानता है कि वो दुनिया का कोई स्मार्टेस्ट इंसान नहीं है, लेकिन लोग उसे पसंद और उसके ऊपर विश्वास करते है। फिर अपने रिटायरमेंट प्लान को समझाते हुए उसे बताता है कि उसे एक ऐसे इंसान की तलाश है जो उसे गोली खाने से बचा सके, क्योंकि ये दुनिया उसके जानकारी के हिसाब से बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है। फिर कहानी जब प्रेजेंट में आती है तो जेवियर जहाँ सबसे पहले कंफर्म करता है कि वो अभी जिंदा है या मर चुका है, जिसके बाद जब वो चारों तरफ नजर घुमाता है तो उसे उसका क्लोजेट खाली मिलता है। तो जेन को ऑर्डर देते हुए कंप्लीट लॉकडाउन लगाने को कहकर रॉबिन्सन को कुछ भी बताने के लिए मना करता है। लेकिन जब उसकी नजर कान के बालियों के ऊपर जाती है तो ये कहानी फिर से पास में जाती है, जहाँ पर कैल अपनी शादी के बारे में बताने के बाद जब उससे जानने की कोशिश करता है कि आखिर वो और उसकी वाइफ और बच्चे क्यों नहीं चाहते हैं, जेवियर उसका जवाब देता है कि उसकी वाइफ एक साइंटिस्ट है जो कि एटलांटा के प्रोजेक्ट में बहुत ही ज्यादा बिजी है, इसी वजह से उन लोगों ने मिलकर ये फैसला किया है। तो कैल उसके फैसले को सही बताता है। वहीं ये कहानी जब फिर से प्रेजेंट में आती है तो जेवियर की नजर जहाँ हॉलवे के कैमरे के ऊपर जाती है, वहीं वो बिली को फोन करके क्रिस्टियन लेटर का रेफरेंस यूज करते हुए उसे जल्द से जल्द यहाँ पे बुलाता है। फिर कंट्रोल रूम में पहुंचकर एजेंट ग्रासिया की मदद से बीते दिन की पूरी फुटेज को देखता है तो कैल जहाँ नॉर्मल रूटीन को फॉलो करते हुए अपने कामों में बिजी हो जाता है। वहीं जब सिनाट्रा उससे मिलने के लिए आती है तो उससे थोड़ी बहुत बहस होती है। फिर
फिर शाम होने के बाद जब वो अकेले डिनर करता है, लेकिन एजेंट रॉबिन्सन जब उसके पास आती है तो दोनों एक दूसरे के साथ प्यार भरे पल बिताते हैं, जिसके बाद कैल अपने पिता के साथ कुछ टाइम बिताता है। साथ ही उन्हें फोटे से ये भी पता चलता है कि 10:04 PM पे सारे दरवाजे बंद हो चुके थे। वही वो आखिरी इंसान था जिसने उससे बात की थी। फिर जब कहानी फिर से पुराने वक्त में जाती है तो कैल जब प्रेस वालों का जवाब दे रहा होता है तो उनमें से कोई एक कैल को गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन जेवियर अपनी जान की परवाह न करते हुए खुद गोली खाकर उसकी जान को बचाता है। साथ ही वो कैल को गोली मारने से पहले चिल्लाते हुए सभी को ये बताता है कि सभी को सच जानने का हक है। जिसके बाद जब कैल जेवियर से हॉस्पिटल में मिलता है तो कैल उसे क्रिस्टन लेटर के बारे में मजाक करते हुए उसका शुक्रिया अदा करता है। फिर कुछ दिनों की रेस्ट करने को कहकर उसे बताता है कि उसके आने के बाद वो उससे फ्यूचर के बारे में बातचीत करेगा। फिर कहानी जब प्रेजेंट में आती है तो बिली वहां पे पहुंचकर प्रेसिडेंट की डेड बॉडी को और एम्प्टी सेफ को विटनेस करता है। वहीं जेवियर सभी को इन्फॉर्म करने से पहले उसे बाहर जाकर सारी प्रॉपर्टी को चेक करने को बोलता है। तो बिली जब बाहर जाकर चेक करता है तो उसे जहाँ बालकनी से कूदने के और चलने के निशान मिलते हैं, वहीं इसी बीच ग्रासी को पता चलता है कि किसी ने पूरी बिल्डिंग के सिक्योरिटी सिस्टम को 10:42 से लेकर 12:13 AM तक बंद कर दिया था। लेकिन सिक्योरिटी सिस्टम बंद होने से पहले बिली अपने काम में लेजीपना दिखाते हुए सोते हुए दिखाई देता है, जिसकी वजह से उसे ये अंदाजा हो जाता है कि इसी टाइम पीरियड के अंदर कोई न कोई जरूर अंदर घुसा है। वहीं दूसरी तरफ जब बिली सब कुछ चेक करने के बाद अंदर आता है तो जेन उसके पास पहुंचकर जब जानने की कोशिश करती है तो बिली उसे बस इतना बताता है कि उसे उसके ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। तभी जेवियर वहां पे आकर कोड रेड का इस्तेमाल करते हुए उसे इन्फॉर्म करने को बोलता है कि Wildcat is down. It's a code red. जिसके बाद जब सारे एजेंट वहां पे पहुंच जाते हैं तो कैल की वाइफ जब अंदर जाने की कोशिश करती है तो वो लोग जहाँ उसे रोक देते हैं। वहीं सिनेट्रा वहां पे दस्तक देते हुए फर्स्ट लेडी को इग्नोर करते हुए जब अंदर जाती है तो वो जहाँ ऑफिसर से बातचीत करने के बाद प्रेजेंट टाइम में मौजूद सभी लोगों से एक एक करके पूछताछ करने को बोलती है। वहीं कैल के पिता जब चिल्लाते हुए वहां पे पहुंचते हैं तो सिनेट्रा जहाँ उन्हें समझाते हुए उनके दर्द को कम करने की कोशिश करती है। वहीं दूसरी तब जब ऑफिसर सभी लोगों से एक एक करके पूछताछ करने लगते हैं तो एजेंट रॉबिन्सन जेवियर से पूछताछ करने का फैसला करती है। फिर जब वो जेवियर से जानने की कोशिश करती है कि आखिर उसने कैल से क्या बातचीत की थी तो जेवियर इस बात को जानने के बावजूद भी उसका कैल के साथ अफेयर चल रहा था, वो उसके सवालों का शांति से जवाब देता है। फिर कहानी जब उनकी बातचीत पे शिफ्ट होती है तो कैल जहाँ अनदर डे इन पैराडाइज के सॉन्ग को सुनते हुए या गुनगुनाते हुए अपने क्लोजेट से टेबलेट को निकालकर उससे बातचीत करते हुए पूछता है कि क्या वो कभी भी उसे माफ कर पाएगा। तो जेवियर को उसकी बातें सुनकर वो बातें याद आने लगती हैं जब उसे टॉप सीक्रेट इंटेल के लिए क्लियरेंस मिली थी, जहां उसे टेबलेट के बारे में पता चलता है कि उसके अंदर कोलोराडो के एक सीक्रेट प्रोजेक्ट के डिटेल मौजूद है जिसके तार वैश्विक विनाश या प्रलय से जुड़ा हुआ है। वहीं जेवियर उसे बताता है कि टेरी या उसकी वाइफ ने उसके बेटे का नाम जेम्स एंड द जायंट पीच के बुक के कैरेक्टर के नाम पे रखा था, लेकिन उसने ये बात कभी भी अपनी पत्नी से कंफर्म नहीं किया। फिर उसके सवाल का ईमानदारी से जवाब देता है कि वो उसे तभी माफ करेगा जब उसे दोबारा फिर से नींद आएगी, लेकिन ये तभी हो सकता है कि वो इस दुनिया में ना रहे। फिर कहानी जब प्रेजेंट में आती है तो जेवियर जब अपने घर पे दौड़ते हुए पहुंचता है तो वो जब कैन के पैकेट के सिगरेट को निकालता है तो उस पर जहाँ खून से एक्स बना होता है वहीं अंदर के सिगरेट पे एक कोड या एक नंबर मेंशन होता है। वहीं डिजिटल बिल बोर्ड पे नोटिफाई होता है कि मेंटेनेंस की वजह से डॉन को 2 घंटे के लिए डिले किया गया है। वहीं कहानी जब फिर से पास में जाती है तो जनरल जेवियर को बता रहे होते हैं कि वो लोग एक ऐसे विनाश का सामना करने वाले हैं जिसकी वजह से पूरी मानव जाति खतरे में पड़ेगी। इसी वजह से उन लोगों ने कोलोराडो के पहाड़ों के अंदर एक कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया है जो कि पूरा होने के बाद इस तबाही से बचने का आखिरी रास्ता होगा, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी अंडरग्राउंड सिटी कहलाएगी। फिर कहानी जब प्रेजेंट में आती है तो पता चलता है कि वो लोग उसी अंडरग्राउंड सिटी के अंदर रह रहे हैं।
फिर कहानी 12 साल पहले समांथा रेडमंड या सिनाट्रा की कहानी पे शिफ्ट होती है, जहाँ पर वो दुनिया के बेहतरीन दिमागों को इकट्ठा करके कोलोराडो के लिए ले जा रही होती है। तो एंडर्स, जो कि दुनिया का सबसे बेहतरीन आर्किटेक्ट है, उससे जब पूछती है कि क्या वो ऐसी अंडरग्राउंड सिटी को डिजाइन कर सकता है जो कि परमाणु हथियारों के बमबारी से लेकर किसी भी वैश्विक विनाश का सामना कर सके, साथ ही साथ किसी अमेरिकन शहर की तरह लोग महसूस करें जिसमें कम से कम 25,000 लोग रह सके, तो पोंचा उसकी बात को सुनकर हंसने लगता है। लेकिन जब वो कोलोराडो के अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन साइट पे ले जाती है तो उसे वहाँ का नज़ारा देखकर ये एहसास हो जाता है कि वो कितनी ज़्यादा सीरियस है। फिर कहानी जब प्रेजेंट में आती है तो ज़ेवियर सिगरेट पे लिखे हुए नंबर को डिकोड करने की कोशिश करता है तो उसके हाथ सिर्फ निराशा लगती है। वहीं दूसरे दिन जब सिनाट्रा कैल के शोक सभा के लिए स्पीच लिखने की कोशिश करती है तो वो पूरी तरह से अपने स्पीच को लिख नहीं पाती है। वहीं उसका हस्बैंड जब नींद से जागता है तो वो दोनों बातचीत करते हुए अपनी पहली मुलाकात को याद करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब ज़ेवियर अपनी वाइफ को याद करते हुए जब उसके सपने से नींद टूटती है तो वो रॉबिन्सन के साथ जाने के लिए तैयारी करने लगता है। वहीं नीचे बिली बच्चों को ब्रेकफास्ट बनाकर दे रहा होता है, जिसके बाद जब रॉबिन्सन आती है तो वो ज़ेवियर को लेकर पूछताछ के लिए निकल जाती है। वहीं ज़ेवियर जब उससे कार में बातचीत करता है तो पता चलता है कि न ही उन्हें कोई सस्पेक्ट मिला है, न ही कोई मर्डर वेपन मिला है। इसीलिए वो लोग उसके पिता के राइवल और उसके पत्नी के राइवल के साथ बातचीत करते हुए कोई लिंक ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, पर उन्हें अभी तक कुछ नहीं मालूम चला है। साथ ही उसकी ऑटोप्सी रिपोर्ट और डीएनए रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। वहीं जब वो उससे जानने की कोशिश करता है कि वो उसकी जांच में कैसे शामिल हो सकती है जबकि वो कैल के साथ सो रही थी, रॉबिन्सन अपना बचाव करते हुए उसे बताती है कि जिस टाइम पीरियड के अंदर प्रेसिडेंट की मौत हुई थी वो किसी और के साथ थी। फिर उसे याद दिलाती है कि वो ऐसी शख्स नहीं है जिसने प्रेसिडेंट की लाश मिलने के बाद भी 30 मिनट तक कंप्लीट लॉकडाउन लगा रखा था। इससे भी बड़ी बात, उनका टैबलेट गायब है। फिर स्टेशन पहुंचने के बाद ज़ेवियर से उसकी इलेक्ट्रिक गन लेकर जहां उससे पूछताछ शुरू कर देती है। वहीं दूसरी तरफ सिनाट्रा पैराडाइज के अमीरों के साथ बोर्ड मीटिंग अटेंड करते हुए उन्हें बताती है कि वो लोग कैल के मर्डर का खुलासा न करते हुए उसे सबके सामने एक आम मौत बताएंगे। वहीं हेनरी को जहां नया प्रेसिडेंट बनाएंगे ताकि कोई भी हलचल या बेचैनी पैदा ना हो। साथ ही पोलो सिक्योरिटी को तब तक टाइट रखेंगे जब तक पोलो कैल के कातिल को पकड़ नहीं लेते हैं। जिसके बाद वो गैब्रिएला टराबी को लेकर ज़ेवियर के पास चली आती है, जहां वो दोनों टू वे मिरर के पीछे बैठकर उसकी पूछताछ को विटनेस करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब रॉबिन्सन उससे तेरी से कॉल करने का रीजन पूछती है तो वो उसे ये कहकर मना कर देता है कि उसे उसके ऊपर भरोसा नहीं है क्योंकि वो कैल के साथ रिलेशनशिप में थी। लेकिन वो उसकी बात को इग्नोर करते हुए जब उससे पूछती है कि क्या उसने प्रेसिडेंट को मारा है तो वो तुरंत ही मना कर देता है। फिर गैब्रिएला जब पूछताछ में शामिल होते हुए उसे अपना परिचय देती है तो ज़ेवियर जहां उसे पहले से ही जानता होता है क्योंकि वो कैल की थेरेपिस्ट है। वहीं वो उसे दिखाकर पूछती है कि क्या वो कैल की मौत से खुश है तो वो उसकी बात को मानकर हाँ में जवाब देता है। जिसके बाद वो सिनाट्रा से मिलकर उसे बताती है कि वो सच बोल रहा है। फिर कहानी जब सिनाट्रा के यादों में जाती है तो सिनाट्रा अपनी फैमिली के साथ शॉपिंग कर रही होती है, लेकिन तभी उसकी बेटी की अचानक तबीयत खराब हो जाने की वजह से वो जहां उनके सामने बेहोश होकर हॉस्पिटल पहुंच जाता है। लेकिन जब धीरे धीरे उसकी हालत और खराब होते हुए वो कोमा के अंदर पहुंच जाता है तो सिनाट्रा अपने बेटे को त्यागने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होती है। इसी वजह से सीनियर डॉक्टर उसे पहली बार गैब्रिएला से मिलवाते हैं, जो कि उस समय की सबसे बेहतरीन थेरेपिस्ट और शोक विशेषज्ञ होती है। जिसके बाद जहां गैब्रिएला सिनाट्रा से बातचीत करते हुए उसके बेटे के गम को दूर करने में मदद करती है। वहीं कहानी जब प्रेजेंट में आती है तो सिनाट्रा ज़ेवियर को क्लियर करते हुए उसे इन्फॉर्म करती है कि रॉबिन्सन जहां पर्दे के पीछे कैल की मर्डर की तहकीकात करेगी, वहीं वो लोग पब्लिक को कैल की मौत को एक आम मौत बताएंगे। साथ ही उसे ये भी बताती है कि वो कैल को बहुत ही ज्यादा पसंद करती थी क्योंकि वो भी उसके लिए बहुत ही अहम इंसान था। लेकिन
वो इस केस को अब इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा, उसे इस केस से बाहर रहना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ जब प्रेस्ली को स्कूल में बताया जाता है कि उन्हें कुछ ही देर में टाउन मीटिंग के लिए जाना है, तो वो मीटिंग में ना जाकर जेरेमी ब्रैडफोर्ड के या कैल के बेटे के पीछे जाकर लाइब्रेरी पहुंच जाती है। फिर उसे बातचीत करते हुए जब उसे कंफर्टेबल करती है तो उसके पूछने पर जेरेमी उसे बताता है कि उसके पिता से अंतिम बार उसकी किसी बात पे बहस हो गई थी, जिस वजह से उसने गुस्सा होकर उन्हें ये बोला था कि काश वो उसकी लाइफ से दूर हो जाए। तो प्रेस्ली चा उसे समझाते हुए अपनी फैमिली के बारे में बातचीत करते हुए उसे चाह काम डाउन करने की कोशिश करती है। वहीं धीरे धीरे उनकी दोस्ती और ज्यादा बढ़ने लगती है। वहीं दूसरी तरफ जब टाउन मीटिंग के दौरान कैल की वाइफ जेवियर के पास पहुंचकर उससे बातचीत करते हुए मानती है कि उनकी शादी सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए थी, लेकिन कैल उसे बहुत ज्यादा पसंद करता था, जिसके पास जहाँ पोर्ट के लोग सभी को इन्फॉर्म कर देते हैं कि कैल की बहुत शांति से हुई है। वहीं हेनरी अब उनकी जगह पर उनका नया प्रेसिडेंट बनेगा। वहीं जब ये कहानी फिर से पास में जाती है तो सिनाट्रा जहाँ अपने बेटे के खोने के गम में अपने फैमिली को इग्नोर करते हुए जहाँ अपने आप को काम में बिजी कर लेती है। लेकिन जब एक दिन किसी कॉन्फ्रेंस के दौरान उसे प्रेजेंटर के थ्रू भविष्य में आने वाली तबाही के बारे में मालूम चलता है तो सिनाट्रा जहाँ भविष्य की कल्पना करते हुए वहाँ से निकलने लगती है तो कैल उसे देखने के बाद उसे फॉलो करते हुए उसके बेटे के लिए कॉन्डोलेंस देता है। लेकिन तभी जब वो प्रेजेंटर वहाँ से बगल से गुजरता है तो सिनाट्रा उसे अपने पास बुलाकर जब उससे जानने की कोशिश करती है कि आखिर वो लोग इस तबाही से कैसे बच सकते हैं, वो उसे बताता है कि उसे अगर इस तबाही से बचना है तो उसे एक ऐसी जगह ढूंढनी पड़ेगी जहाँ वो होल करके उसके अंदर घुस सके, क्योंकि इस तबाही को रोकना नामुमकिन है। तो कैल जहाँ उसकी बातों से सहमत नहीं होता है, वहीं सिनाट्रा उसकी बातों से इत्तेफाक रखती है। इसी वजह से वो कैल से गुड बाय करके उस आदमी के पीछे चली जाती है। फिर ये कहानी जब प्रेजेंट में आती है तो वो लोग जहाँ हेनरी को प्रेसिडेंट पद की शपथ दिलाते हैं, वहीं जेवियर बिली के आने पर उससे जानने की कोशिश करता है कि क्या उसे कुछ ऐसी चीज मालूम है जिसमें 6 डिजिट कोड की जरूरत पड़ती हो, लेकिन बिली को इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। वहीं जब जेवियर सिनाट्रा को देखकर खुश नहीं होता है तो बिली उसकी आंखें खोलते हुए बताता है कि कैल के मरने की वजह से सिनाट्रा इस पैराडाइज की सबसे ताकतवर इंसान बन चुकी है। जिस बात को सुनकर जेवियर का शक जहाँ उसके ऊपर गहराने लगता है, वहीं वो घर पे पहुंचकर उस सिगरेट को पूरी तरह से जला देता है जिस सिगरेट के ऊपर उसे नंबर या कोड मिला था। फिर अगले दिन जब सिनाट्रा और रॉबिन्सन कैल की ऑटोप्सी रिपोर्ट को देखने के लिए जाते हैं तो उन्हें डॉक्टर से बातचीत करते हुए पता चलता है कि कैल की मौत किसी बड़े पत्थर से मारने की वजह से हुई है, क्योंकि उन्हें उसके सर में पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े मिले हैं, साथ ही उसके उंगलियों के नाखूनों में किसी और के खून मिले हैं। लेकिन जब तक डीएनए रिपोर्ट नहीं आ जाती है तो वो लोग उसके कातिल के बारे में कुछ भी नहीं बता सकते हैं। कुछ देर बाद जब रॉबिन्सन कैल के साथ बिताए गए दिनों को याद कर रही होती है तो Agent Robinson. लेकिन सिनाट्रा उसे 48 आवर का टाइम देकर उसे जल्द से जल्द उसके खूनी को और टेबलेट को ढूंढने का ऑर्डर देती है। तो रॉबिन्सन कैल के रेजिडेंस में पहुंचकर बिली, जेन और ग्रासे को इकट्ठा करते हुए जब उन्हें एहसास कराती है कि कैमरा बंद हो जाने की वजह से और कोई भी फॉरेंसिक सबूत न मिलने की वजह से शक की सुई उनके ऊपर घूम रही है, तो ग्रासे उसे डरते हुए बताता है कि बहुत ही कम चांस है, लेकिन वो डिजिटल फुटप्रिंट को ट्रेस करते हुए इस बारे में पता लगा सकता है कि आखिर कैमरे के सिस्टम को किसने ऑफ किया था। तो जब अपनी छानबीन करके रॉबिन्सन को बताता है तो वो जेन और बिली को सिनाट्रा के पास ले जाकर बताती है कि बिली और जेन ने कैमरे को ऑफ किया था। तो उनके पूछने पे पता चलता है कि वो दोनों कैमरे को ऑफ करके कैल के गेमिंग कंसोल का यूज करते हुए वी टेनिस गेम को खेला करते थे। तो सिनाट्रा इस बात को जानने के बाद सभी के ऊपर गुस्सा होकर कमरे को खाली करने को बोलती है। वहीं दूसरी तरफ जेवियर गैब्रिएला के पास पहुंचकर जब उससे जानने की कोशिश करता है कि आखिर उसने हाँ में जवाब देने के लिए क्यों फोर्स किया था, तो वो उससे यहाँ पे बातचीत करने को ना कहकर ये इशारा करते हुए कि वो लोग उसकी बातें यहाँ पे सुन रहे हैं, उसे गार्डन की सैर कराते हुए उसे जब हैरानी जताते हुए बताती है कि उसकी ये अंडरग्राउंड कम्युनिटी बीते 3 साल के अंदर कितनी ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। तो जेवियर उसकी बात को काटते हुए बताता है कि वो यहाँ पर सिर्फ जवाब ढूंढने के लिए आया है। तो वो उसे कंफर्म करती है
कि उसके ऑफिस को मॉनिटर किया जा रहा है। वही वो पहला इंसान था जिसने उसकी थेरेपी के अंदर चुप रहने का फैसला किया था। साथ ही कैल भी उसी को फॉलो करते हुए उससे कभी भी खुलकर बात नहीं किया करता था। लेकिन जब आखिरी बार उससे बात हुई थी तो वो उसे घबराया हुआ और परेशान दिखा था। फिर टहलते हुए ग्रोसरी स्टोर में पहुंचने के बाद उसे बताती है कि यहाँ पर बहुत से लोग आकर अपने गम को भूल जाते हैं और अपने आप को भूलकर आपस में बातें करते हैं। तो जब वो उससे जानने की कोशिश करता है कि आखिर वो इतना सब कुछ कैसे जानती है, तो वो उसे रिवील करती है कि उसने इस जगह को इसी तरह से डिजाइन किया है ताकि यहाँ की हर एक दीवार, हर एक गलियां लोगों के मन में कुछ खास असर डाले। वही सिनेटर ने भी उसे कुछ ऐसे ही अप्रोच किया था, क्योंकि जब वो उससे मिली थी तो वो एक टूटी हुई औरत थी जिसने हाल ही में अपने बच्चे को खोया था और उसे उसकी मदद की जरूरत थी। वही जेवियर अपने पिता को याद करते हुए बताता है कि उसके पिता एक पायलट थे, जिसके पास जब गैब्रिएला जेवियर को डी डायर में चीज फ्राइज खाने के लिए ले जाती है तो जेवियर जहाँ चारों तरफ नजर दौड़ाकर खतरे को भांपने में लग जाता है। वहीं गैब्रिएला की नजर में उसे लोगों के अंदर उनके जीवन की थकान, मुश्किलें और उनके सीने के अंदर दबा हुआ दर्द दिखाई देता है। वहीं जेवियर एडमिट करता है कि उसकी वाइफ की मौत कैल की वजह से हुई है, क्योंकि उसने उससे वादा किया था कि वो टेरी को बचाओ प्लेन के अंदर किसी भी कीमत पे बैठा के रहेगा। लेकिन तभी मैगी वेट्रेस चीज फ्राइज लाकर देती है तो उसे जहाँ इस डिश को देखकर अपने पिता की याद आने लगती है। जहाँ पर वो अपने पिता से मिलकर जब टेरी के प्रेग्नेंट होने के बारे में बताता है तो उसके पिता जहाँ दादा बनने की खुशी में इस खबर को सुनकर झूम उठते हैं। वहीं जब वो दोनों फिर से कुछ दिनों बाद मिलते हैं तो जेवियर उन्हें बताता है कि उसे वाइस प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी का हेड चुना गया है। तो उनको जहाँ अपने बेटे के ऊपर फक्र होता है। वहीं जेवियर की नजर जब उनके कांपते हुए हाथों पे जाती है तो उसकी पूछने पे पता चलता है कि वो पार्किंसन नामक बीमारी से पीड़ित है, लेकिन उन्होंने अपने एम्प्लॉयर को इस बारे में नहीं बताया है। जेवियर इस बात को जानने के बाद जब उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि वो इस बात को छुपाकर बहुत से लोगों की जान को खतरे में डाल रहे हैं, इसीलिए उन्हें अपनी जॉब से रिटायर होना पड़ेगा, तो फ्रेड या उसके डैड इस बात से इनकार करते हुए बताते हैं कि वो एक पायलट है और यही उनकी पहचान है। फिर कुछ महीने बीतने के बाद जब उसे प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी के लिए चुना जाता है तो जेवियर अपने पिता से फिर से मिलकर इस बारे में बताकर उन्हें जहाँ एयरफोर्स 1 के दर्शन कराता है, फिर जबरदस्ती करते हुए उनका रिटायरमेंट करवाता है। फिर गैब्रिएला को बताता है कि उस दिन के बाद से उनकी बातचीत कभी भी ठीक से नहीं हो सकी। वो उसकी कहानी सुनने के बाद उसे बताती है कि इसी ईमानदारी की वजह से उसने उसे पैराडाइज के लिए रिकमेंड किया था। फिर घर पहुंचने के बाद उसे बताती है कि सारे सर्वाइवर को चुनने का काम उसे दिया गया था। हजारों लोग उसके फैसले की वजह से यहाँ पर जिंदा है और हजारों लोग मर चुके हैं। जिसके बाद जब दोनों करीब आने लगते हैं तो वो उसे चेक करने के बाद बाथरूम में रोमांस करते हुए उसे बताती है कि कैल ने उसे आखिरी थेरेपी के दौरान बताया था कि अगर उसे कुछ भी हो जाता है तो वो उसे बताए कि वो जैसा बिली के बारे में सोचता है वो वैसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि वो एक खतरनाक इंसान है। वहीं दूसरी तरफ जहाँ बिली जेवियर के घर के बाहर अपने हथियार के साथ अपनी कार के अंदर बैठा होता है, वहीं प्रेस्ली अपने पिता का इंतजार कर रही होती है। फिर कहानी जब सालों पहले बिली के कहानी पे जाती है तो बिली जहाँ अपने अब्यूसिव अंकल के साथ अपनी जिंदगी बिता रहा होता है, लेकिन जब एक दिन उसके अंकल उसके कुत्ते को गोली रसीद करने को बोलते हैं तो वो अपने कुत्ते को मारने के बजाय अपने अंकल को ही गोली रसीद कर देता है, जिसकी वजह से उसे जहाँ जुबनाइल जेल में जाना पड़ता है। लेकिन वहाँ पर भी उसकी परेशानियाँ खत्म नहीं होती हैं। लेकिन जब वो जेल से बाहर निकलता है तो कुछ मर्सेनरी उसे अपनी टीम में रिक्रूट करते हुए ट्रेनिंग देने के बाद जहाँ एक किलिंग मशीन बना देते हैं। वही ये कहानी जब प्रेजेंट में आती है तो बिली जब अपने खतरनाक सपने से बाहर आता है तो जेन उसके बगल में लेटी होती है, जो कि उससे बातचीत करते हुए आज के दिन कार्निवाल होने की वजह से वो जहाँ एक्साइटेड होती है। वहीं दूसरी तरफ जब जेवियर की नींद गैब्रिएला के बिस्तर में टूटती है तो वो जहाँ अपनी बेटी के बारे में सोचकर जब
वहाँ से निकलने लगता है तो गैब्रिएला के फिर से फोन करने पर वो उसे ये कहकर चला जाता है कि उसे बिल्कुल नहीं लगता है कि बिली कोई खतरनाक इंसान है। फिर बाहर जाकर उससे मैसेज करते हुए उसे मिलकर बातचीत करने के लिए मैसेज करता है, जिसके बाद जब वो अपने घर पे पहुंचता है तो प्रेस्ली जहाँ उसके ना इन्फॉर्म करने की वजह से उसके ऊपर गुस्सा होती है। फिर ब्रेकफास्ट देकर उसे ये कहकर चली जाती है कि वो जेरमी की मदद करने के लिए कार्निवाल जा रही है। वहीं ज़ेवियर जब बिली से मिलने के लिए अपने बेटे को जहाँ पड़ोसी के पास छोड़कर उसके घर के पास पहुंचकर उसे देखने के बाद जब मैसेज करता है तो बिली उसे ये कहकर इनकार कर देता है कि वो पहले ही अपने काम पे निकल चुका है। तो ज़ेवियर उसके झूठ बोलने की वजह से जब स्टेशन में जाकर उसके रिकॉर्ड को चेक करने लगता है तो उसकी बहुत सारी जानकारी डिडक्टेड मिलती है। लेकिन जब जेन वहाँ पे आकर उसकी यहाँ पर होने का रीजन पूछती है तो वो उसे जहाँ पेपर वर्क का बहाना बताता है। वहीं जब वो उससे बिली के बारे में पूछता है तो वो उसे बताती है कि वो आज बहुत ही ज्यादा अजीब बिहेव कर रहा था, क्योंकि इससे पहले जब भी उसने कभी भी उससे कार्निवल के बारे में पूछा है तो वो हमेशा ही जाने के लिए एक्साइटेड रहता था, लेकिन आज पूछने पर उसका रिएक्शन बिल्कुल ही अलग था। वहीं दूसरी तरफ जहाँ जेरमी कार्निवल के अंदर बैंड के साथ परफॉर्म करते हुए अपने पिता के लिए जहाँ एक सॉन्ग डेडिकेट करता है, वहीं दूसरी तरफ जब बिली और जेन कार्निवल को ज्वाइन करते हुए रोमांस में डूबे होते हैं तो रॉबिन्सन जहाँ रंग में भंग डालते हुए उसे सिनाट्रा के पास ले जाकर कुछ सीक्रेट बातें करने लगते हैं तो ज़ेवियर भी अपने बेटे के साथ वहाँ पे पहुंचकर उनको नोटिस करता है। फिर थोड़ी देर बाद जब प्रेस्ली अकेली होती है तो बिली जहाँ उसके पास पहुंचकर जेरमी के बारे में बातचीत करते हुए उसे सजेशन देता है कि उसे अपनी दिल की बात खोलकर उसके सामने रखनी पड़ेगी, क्योंकि उसने भी जेन को इसी तरह से पाया है। फिर जब धीरे धीरे अंधेरा होने लगता है तो ज़ेवियर जब अपने बेटे को झूला झुलाने के लिए दूसरे लोगों को उतरने का इंतजार कर रहा होता है तो गैब्रिएला उन्हें ज्वाइन करते हुए बताती है कि उसने बिली को फनल लाइन केक के पास देखा है। तो ज़ेवियर जहाँ इस बात को जानने के बाद उसे अपने बेटे को सौंप कर उससे मिलने के लिए निकल जाता है तो ये कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है या उस पीरियड में जाती है जहाँ पर दोनों एक दूसरे से पहली बार मिले थे। ज़ेवियर जहाँ उससे बातचीत करते हुए टेरी के बिछड़ने के बारे में उसे बताता है। फिर धीरे धीरे जब टाइम बीतने लगता है तो उनकी दोस्ती गहरी होती जाती है, जिसके बाद जब ज़ेवियर उसे अपने बच्चों से मिलवाता है तो वो जहाँ अपने आप को अंकल बिली करके इंट्रोड्यूस करवाता है। फिर 3-4 महीने बीतने के बाद जब पोलो ज़ेवियर और कैल के साथ बार में जाते हैं तो ज़ेवियर जहाँ अपनी बीवी की वजह से उसके ऊपर अभी भी गुस्सा होता है। वहीं जब पोलो इस बारे में बात करने लगते हैं कि ऊपर किसी का भी नामो निशान नहीं बचा है तो ज़ेवियर उनकी बातों से इत्तेफाक नहीं रखता है। लेकिन जब उसकी मुलाकात बारटेंडर के वाइफ से होती है, वहीं वो भी जब ज़ेवियर की बात से सहमत होती है तो कैल उनकी बातों को समझने के बाद उस साइंटिस्ट के साथ तीनों और साइंटिस्ट को मिला सरफेस पे भेजने की तैयारी करता है, जिससे उन्हें ये मालूम चल सके कि ऊपर कई दुनिया तबाह हो चुकी है या अभी भी कोई बचा है। फिर कहानी जब प्रेजेंट में आती है तो ज़ेवियर बिली के पास पहुंचकर उससे पूछताछ करने लगता है तो वो उसे बताता है कि वो प्रेसिडेंट की मौत में शामिल नहीं है। फिर भरोसा दिलाते हुए बताता है कि उसे चाहे कुछ भी करना पड़े वो उसके बच्चों को कुछ भी नहीं होने देगा, क्योंकि उसकी जिंदगी में वो और उसके बच्चे ही सिर्फ मायने रखते हैं। ज़ेवियर जहाँ उसकी बातों पे विश्वास करते हुए गैब्रिएला के पास आकर उसे बताता है कि प्रेसिडेंट की मौत में बिली का हाथ नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जब बिली उसी बार में पहुंचता है तो बारटेंडर जहाँ अपनी बीवी की मौत का शोक मना रहा होता है। वहीं जब वो उसकी बीवी के बारे में सोचकर गमगीन होने लगता है तो फ्लैशबैक के जरिए पता चलता है कि उसने सिनाट्रा के कहने पर उन 4 साइंटिस्ट को मार डाला था। तो बिली जब नशे में धुत होकर सिनाट्रा के पास पहुंचकर साइंटिस्ट को मारने की वजह से गुस्सा होने लगता है तो सिनाट्रा उसे समझाने की कोशिश करती है कि बाहर की दुनिया जीने के लायक नहीं है, सिर्फ पैराडाइस ही एक ऐसी जगह है जहां इंसान जिंदा रह सकते हैं। लेकिन जब बिली उसके इत्तेफाक न रखते हुए उसे एक शैतान बुलाकर धमकी देते हुए बताता है कि अगर उसने ज़ेवियर और उसके बच्चों को कुछ भी नुकसान पहुंचाया तो वो भी इस दुनिया में जिंदा नहीं रहेगी। लेकिन जब सिनाट्रा उसे
बताती है कि उसे क्या लगता है कि उसने यहाँ पर सिर्फ उसी को लाई है तो ये उसकी सबसे बड़ी भूल है। तो बिली उसे धमकी देते हुए और उसे चैलेंज करते हुए बताता है कि अगर उसे किसी को भेजना है तो उसे एक ऐसे इंसान को खोजना पड़ेगा जो कि उससे भी बड़ा कमीना हो। वहीं दूसरी तरफ जब जेवियर बच्चों के साथ टाइम पास कर रहा होता है तो बिली वहां पे पहुंचकर जहां बच्चों के साथ कुछ पल बिताता है। फिर जेवियर से बातचीत करते हुए फिर से कंफर्म करता है कि उसने प्रेसिडेंट को नहीं मारा है, लेकिन उसने इससे कहीं ज्यादा बहुत बुरे काम किए हैं। फिर सेनेटर के बारे में वार्न करते हुए उसे जहाँ सारी बात कल बताने को बोलता है, लेकिन वो अभी के लिए सिर्फ अंकल बिली बन के रहना चाहता है। जिसके बाद जब वो प्रेसिडेंट से बातचीत करता है तो वो उसे बताती है कि उसने उसकी बात को मानकर जेरमी को सब कुछ बताने का फैसला किया है। लेकिन जब जेवियर उनकी बातें जानने की कोशिश करता है तो None your business. Hey, I love you guys. I love you too. जिसके बाद जब वो सभी को गुड बाय करके घर पे जाता है तो जिंजा उसका इंतजार कर रही होती है। वहीं बिली जब उसे ज्वाइन करते हुए बियर की बोतल को गटकता है तो वो उसके पास पहुंचकर उसे बताती है कि तुमने सिनाटा से कहा था ना कि वो तुमसे भी कमीने इंसान को भेजे, तो मैं तुमसे भी ज्यादा कमीनी हूँ। फिर कहानी जब फिर से एक बार पास में जाती है तो कैल अपने पिता के पास आकर उन्हें बताता है कि वो अपनी फैमिली के बिजनेस को छोड़कर एक हाई स्कूल का टीचर बनना चाहता है। तो उसके पिता उसे मना करते बताते हैं कि वो कोई एक आम टीचर बनने के लिए पैदा नहीं हुआ है, बल्कि उसका कैरियर पॉलिटिक्स के अंदर है, जिसकी पूरी तैयारी उन्होंने पहले ही कर रखी है और उसे उसी रास्ते पे चलना पड़ेगा। लेकिन जब कैल मना करने की कोशिश करता है तो वो उसे वार्निंग देते हैं कि उसके पास कोई चॉइस नहीं है, वो जो कह रहे हैं उसे उसी रास्ते पे चलना पड़ेगा। जिसके बाद जब कहानी प्रेजेंट में आती है तो सभी लोगों को अलर्ट मिलता है कि प्रेसिडेंट कैल ब्रैडफोर्ड का 1 घंटे के अंदर फ्यूनरल मनाया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जब जेवियर नोटिस करता है कि उसके पड़ोसी के घर के सामने लैंप पोस्ट के अंदर छेड़छाड़ की जा रही है तो वो कॉल के घर पे पहुंचकर, जो कि उस समय अपनी बिल्ली के साथ खेल रहा होता है, वहीं पैराडाइज के अंदर किसी भी तरह के पालतू जानवर को रखने की इजाजत नहीं है। जेवियर उसे समझाते हुए आगाह करता है कि वो लोग नजर रखने के लिए कैमरे को इंस्टॉल कर रहे हैं। कार्ल उसकी बात को सुनकर उसका शुक्रिया अदा करते हुए उसे बताता है कि वो इस मदद के बदले में उसकी एक न एक दिन जरूर मदद करेगा। फिर थोड़ी देर बाद जब फ्यूनरल के लिए एक स्टाफ जब क्लाउड कवर को चेंज करने को बोलती है तो पता चलता है कि कार्ल उसी टावर के अंदर उसी फैसिलिटी में काम करता है। जिसके बाद जब कैल के फ्यूनरल स्टार्ट होती है तो जेरमी सबके सामने आकर अपने पिता के साथ बिताए गए अंतिम पलों को शेयर करता है। वहीं कहानी जब फिर से फ्लैशबैक में जाती है तो केन स्टडी रूम में जाकर स्टडी करने की कोशिश करता है तो बिली के रोकने की वजह से वो जान जबरदस्ती करते हुए उसे एक स्नाइपर बताता है। वही जब कैन सेल से बुक को निकालता है तो कैल उसे याद दिलाता है कि वो कभी भी बिना किसी की नजर में आए हुए यहाँ से कहीं पर भी नहीं जा सकते हैं। तो वो अपने बेटे पे गुस्सा होते हुए उसे बताते हैं कि तुम हमेशा से ही कमजोर थे, इसी वजह से ये काम स्नाइपर को करना पड़ा है। तो कैल के पूछने पर वो उसे बताते हैं कि वो उन्हीं चारों की बात कर रहे हैं जो समुद्र के अंदर खो गए थे। जिसके बाद जब कैन वहां से चला जाता है तो जेरमी कैल के ऊपर गुस्सा होते हुए कुछ ऐसी बातें कह देता है कि उसकी बातें उसके पिता से भी ज्यादा चुभती हैं। जिसके बाद जब कहानी प्रेजेंट में आती है तो फ्यूनरल जहाँ खत्म हो चुका होता है, वहीं जेवियर जब बिली को कहीं पे नहीं पाता है तो जेन से पूछने पर वो उसे बताती है कि उसने उसे अभी तक कांटेक्ट नहीं किया है। लेकिन जब दोनों उसे खोजने के लिए निकलने वाले होते हैं तो रॉबिन्सन जेवियर का रास्ता रोकते हुए जेन से दूर ले जाने के बाद उसे बताती है कि कैल का डीएनए सैंपल कभी भी लैब नहीं पहुंचा है, जिसकी वजह से उनका शक जॉन सिनाट्रा के ऊपर जाता है। वहीं जब वो उसके साथ मिलकर काम करने को बोलती है तो जेवियर उसे मना करते हुए ये बता के चला जाता है कि उसे उसके ऊपर 1% भी भरोसा नहीं है। तो जेवियर के
जाने के बाद जब कहानी उसके यादों में जाती है तो रॉबिन्सन जहाँ कैल के साथ बिस्तर में होती है, वहीं कैल उसे बताता है कि कैसे सिनाट्रा ने उसके पिता को पैराडाइज बनाने के लिए रिक्रूट किया था। इसी वजह से वो यहाँ की एक मेन की प्लेयर बन चुकी है जो कि किसी भी चीज को हासिल कर सकती है। फिर उनकी बातचीत जब बिली के निकनेम स्नाइपर के ऊपर शिफ्ट होती है तो वो उसकी बात को सुनकर जब उसे ये बताती है कि बिना स्नाइपर गन के कोई भी स्नाइपर कैसे हो सकता है, तो कैल उसे हिंट देता है कि पैराडाइज के अंदर बहुत सारे खतरनाक हथियार अभी भी मौजूद है। वहीं कहानी जब प्रेजेंट में आती है तो जेवियर और जेन जब बिली के घर पे जाते हैं तो उन्हें जहाँ उसकी लाश मिलती है, वहीं जेन नाटक करते हुए जब फूट फूट कर रोने लगती है तो जेवियर जहाँ जेन को संभालता है, फिर अथॉरिटी को इन्फॉर्म करता है। वही कहानी जब फिर से फ्लैशबैक में जाती है तो कैल जहाँ अपने पिता की बात को याद करते हुए इस बात को जब अपने टेबलेट के अंदर खोजने की कोशिश करता है तो उसे कुछ ऐसे फाइलें मिलती हैं जो कि उसकी पहुंच से भी बाहर होती हैं। लेकिन जब वो अपने पिता का एक्सेस यूज करते हुए सारी चीजों को फिर से खोजने लगता है तो उसे जहाँ धीरे धीरे पता चल जाता है कि सिनाट्रा के कहने पर ही बिली ने बाहर जाने वाले उन वैज्ञानिकों को मारा था जिसको उसने बाहर सरफेस पे खोज करने के लिए भेजा था। साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि बाहर अभी भी लोग जिंदा है, तो वो किसी के पास जाने के बजाय सारी खोजबीन को एक डॉक्यूमेंट बनाकर लाइब्रेरी के अंदर जाकर जहाँ उसे छुपाता है, वही मिक्स टेप का यूज करते हुए एक मैसेज को रिकॉर्ड करता है। फिर थेरेपी लेने के बहाने गैब्रिएला के पास पहुंचकर उसे बिली के बारे में वार्निंग देते हुए उसे जेवियर के ऊपर भरोसा करने को बोलता है। वही उस दिन जिस दिन उसकी मौत हुई थी वो सिनाट्रा से बातचीत करते हुए सवाल जवाब करते हुए जब उसे हकीकत बताने को बोलता है तो सिनाट्रा उसे मना करते हुए समझाते हुए बताते हैं कि अगर बाहर के बारे में सबको मालूम चलता है तो यहाँ पे पूरी तरह से केओस मच जाएगा, जिसकी वजह से वो लोग ना यहाँ के लोगों को संभाल पाएंगे ना ही बाहर वालों को पैराडाइज के अंदर आने से रोक पाएंगे। जिसके बाद जब कहानी प्रेजेंट में आती है तो जेवियर जहाँ बिली के शोक में डूबा होता है, वहीं रॉबिन्सन उसके पास आकर उसे बता देती है कि बिली को जहर दे के मारा गया था। तो जेवियर जब उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो लोग सिनाट्रा का किसी भी तरह से मुकाबला नहीं कर सकते हैं, तो रॉबिन्सन उसे हथियारों के बारे में बताकर उसे बताती है कि उसे मालूम है कि हथियार कहाँ पे है और कैसे उसे पाया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ जब प्रेस्ली जेरमी के घर पे जाकर उसे संभालने की कोशिश करती है तो केन वहाँ पे आकर प्रेस्ली को पहचानते हुए जब उसे कुछ बताने ही वाला होता है कि उसे वहाँ से निकाल कर उसे छोड़ने के लिए चला जाता है। फिर कहानी जब फिर से एक बार फ्लैशबैक में जाती है तो कैल जहाँ अपने अंतिम दिन रॉबिन्सन को कॉल करके जहाँ अपने पास बुलाता है, लेकिन जब रॉबिन्सन उसे अपने रिश्ते को नाम देने को बोलती है तो वो उसे हामी भरते हुए जब उसे मनाने की कोशिश करता है तो उसके ना मानने की वजह से वो जहाँ उसे हथियारों का लोकेशन बता देता है। लेकिन रॉबिन्सन इस बात को जानने के बावजूद भी उसके साथ ना रुकने का फैसला करती है। जिसके बाद जब वो अपने पिता के पास पहुंचकर बुकमार्क को नोटिस करने के बाद कैल जहाँ अपने पिता के साथ बिताए गए बीते पल को याद करता है, लेकिन कैल उसे बताता है कि उसने उसके लिए ऐसा कुछ नहीं किया है जो वो खुद अपने लिए नहीं कर सकता था। कैल अपने पिता की कड़वी बातें सुनकर मायूस होकर जहाँ अपने कमरे में आ जाता है, फिर एक सिगरेट को निकालकर उसी नंबर को मेंशन करता है जो नंबर जेवियर को मिला था। वही कहानी जब प्रेजेंट में आती है तो प्रेस्ली जहाँ अपने डैड का बाहरी इंतजार कर रही होती है, वही जेवियर उससे मिलने के बाद बिली के डेथ के बारे में उसे बता देता है। फिर उसे घर के अंदर जाकर जेम्स और उसके बैग को पैक करने को बोलता है। फिर कार्ल के पास पहुंचकर उसे पेन ड्राइव देते हुए अपने काम पे लौटने को कहकर सिस्टम में इंजेक्ट करने को कहकर उसके दिए गए प्रोग्राम को रन करने को बोलता है। वहीं दूसरी तरफ जब जेरमी उसकी हरकत की वजह से केन के ऊपर गुस्सा होने लगता है तो केन उसे कैल समझकर उसे बताता है कि वो उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा फक्र करता है। तो जेरमी जहाँ उसकी बात को सुनकर उससे जहाँ एक बेटी की तरह माफी मांगता है। फिर जेरमी के जाने के बाद जब वो बुक को पढ़ने लगता है तो उसे याद आता है कि उसने कल की रात प्रेस्ली को देखा था। वहीं दूसरी तरफ जब प्रेस्ली अपने बैग को पैक कर रही होती है तो बिस्तर के उठाने पर उसके पास वही टेबलेट होता है जो टेबलेट चोरी हुआ था। वहीं बाहर से लैब
लैंप पोस्ट के पास खड़े होकर जब उसे घूरने लगता है तो सिनाट्रा को उसे देखकर पता चल जाता है कि वो हिडन कैमरे के बारे में जानता है। लेकिन तभी आसमान लाल होता है तो उसके और सभी के बाहर आने पर फिर कहानी जब फिर से एक बार फ्लैशबैक में जाती है तो फाइनली हम जेवियर की वाइफ टेरी से मिलते हैं, जो कि जेवियर के साथ प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर बैठकर अंदर जाने का वेट कर रहे होते हैं। वहीं टेरी जब नोटिस करती है कि जेवियर अटलांटा जाने की वजह से नाराज है तो जान जेवियर को समझा बुझाकर उसकी नाराजगी को दूर करती है। वहीं अंदर जाने पर जब प्रिंसिपल उन्हें समझाते हैं कि प्रेस्ली के फूड क्राइसिस प्रोजेक्ट की वजह से एक बच्चे ने उसके साथ बहस करते हुए कुछ ज्यादा ही खाकर उल्टी कर ली है और इसी वजह से प्रेस्ली को पनिश करते हुए उनको बुलाया गया है। तो टेरिचा अपनी बेटी की साइड लेते हुए प्रिंसिपल से बहस करते हुए अपनी बेटी को डिफेंड करती है। वहीं जेवियर प्रिंसिपल से कुछ नहीं बोलता है, जिसके बाद जब दोनों मामला सुलटाने के बाद बाहर आते हैं तो टेरी जेवियर को समझाते हुए बताती है कि कभी न कभी हम सभी को सबकी नजर में आने के लिए या वार्निंग देने के लिए बखेड़ा खड़ा करना पड़ता है, नहीं तो ये दुनिया यही समझती है कि वो लोग उन्हें दबा सकते हैं। वहीं जेवियर जब काम पे जाकर टेरी के आज ही अटलांटा निकलने की वजह से वो कैल से जल्दी जाने की रिक्वेस्ट करता है तो कैल वर्साइल प्रोटोकॉल का जिक्र करते हुए उसे अपने साथ चलने को बोलता है। तो दोनों जब घूमते हुए उस जगह तक पहुंचते हैं तो जेवियर उससे जानने की कोशिश करता है कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। I can't. कैल उसे हिंट देते हुए समझाने की कोशिश करता है कि उसकी पत्नी की ट्रिप उसके लिए अच्छी नहीं रहने वाली है। अगर वो चाहे तो अपनी पत्नी को रोक सकता है, लेकिन जेवियर उसे ये कहकर मना कर देता है कि उसकी पत्नी ने 20 साल तक उसकी नहीं सुनी है तो वो आज उसकी बात कैसे मानेगी। तो मीटिंग खत्म होने के बाद जब वो लोग वापस लौटते हैं तो जेवियर के फिर से बताने पर कैल उसकी मदद करते हुए जेवियर को एयरपोर्ट तक पहुंचवाता है। वहीं जेवियर अनजाने में ही सही पर आखिरी बार अपनी बीवी को गुड बाय करता है। वहीं कहानी जब प्रेजेंट में आती है तो जेवियर सभी के बीच से गुजरते हुए ब्रेकफास्ट के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब उसके बच्चे एक जगह पे वेट कर रहे होते हैं तो प्रेस्ली टेबलेट की वजह से अपना अलग प्लान बनाकर अपने भाई को समझाकर निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ सिनाट्रा गैब्रिएला को अपने पास बुलाकर जेवियर से बातचीत करते हुए उसके आगे के प्लान को जब जानने का ऑर्डर देती है तो गैब्रिएला उसकी बात को मानकर उसके पास पहुंचकर जब उसे समझाने की कोशिश करती है तो जेवियर उसकी बात को न मानते हुए जब उसे जानने की कोशिश करता है कि आखिर सिनाट्रा ऐसा क्यों कर रही है। वो उसे समझाते हुए बस इतना बताती है कि सिनाट्रा कोई शैतान नहीं है, लेकिन जेवियर उसकी बात पे विश्वास न करते हुए ट्रेसिंग रिस्ट वॉच को निकालकर उसे ये कहकर चला जाता है कि वो किसी भी कीमत पे उसे एक्सपोज करके रहेगा। वहीं इसी बीच रॉबिन्सन हथियारों के जखीरे के पास पहुंचकर वहां से हथियार निकालने लगती है। फिर जब जेवियर वहां पे पहुंचकर अपनी टीम से मिलने के बाद जब और हथियारों को निकाल रहे होते हैं तो जेवियर जब जेन को शामिल करने को बोलता है तो रॉबिन्सन उसे ये कहकर मना कर देती है कि उसे जेन के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं है। फिर टीम के पास पहुंचकर सिनाट्रा के झूठ के बारे में सभी को बताकर कैल की और बिली के मौत के बारे में बताकर उनको मोटिवेट करता है। वहीं दूसरी तरफ जब गैब्रिएला के पहुंचने के बाद वो लोग सभी के रिस्पॉन्स को चेक करते हैं तो उसे रॉबिन्सन के शामिल होने के बारे में मालूम चल जाता है। साथ ही जब उसे ये पता चलता है कि किसी ने बेसमेंट के हथियारों के दरवाजे को खोला है तो वो अपने आदमी को ऑर्डर देते हुए वहां पर चेक करने को बोलती है। लेकिन वहां पे पहुंचने पर जब उन्हें उसका मैसेज मिलता है तो हथियारों के बारे में पता चलने के साथ ही जेवियर का मैसेज फिर से अपडेट हो जाता है। तो टॉर के अंदर जाकर इसको मिटाने को बोलती है तो वो लोग उसे समझाते हुए बताते हैं कि मैसेज लॉक हो जाने की वजह से वो लोग मैसेज को डिलीट नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर उसे गायब करना है तो पूरे सिस्टम को रिबूट करना पड़ेगा। तो जब वो उनसे टाइम जाने की कोशिश करती है तो गैब्रिएला उसे समझाकर इस बात के लिए मना लेती है कि वो सिस्टम को रिबूट नहीं करेगी। जिसके बाद वो जेन को कांटेक्ट करते हुए जेवियर के बच्चों को किडनैप करने को बोलती है। वहीं जेन उसकी बात को मानकर अपनी गन को लेकर निकल जाती है। लेकिन इसी बीच प्रेस्ली जेन के पास पहुंचकर उसके फादर के टेबलेट के बारे में बताकर उसे बताती है कि वो बिली के साथ कभी कभार वी टेनिस
गेम को खेलने के लिए जाती थी, लेकिन जिस रात खत्म हुआ था उसने इस टेबलेट को झाड़ियों के ऊपर पाया था। वहीं उसका चुराने का कोई आइडिया नहीं था, वो बस इसकी मदद से अपनी माँ के बारे में जानना चाहती थी, लेकिन पासवर्ड लगे होने की वजह से उसे कुछ नहीं मालूम चला है। तो जेरमी जब उसकी मदद करने के लिए घर पर पहुंचकर जब केन से मदद मांगने की कोशिश कर रहा होता है तो प्रेस्ली की नजर जब उनके बुकमार्क पे जाती है तो उसे याद आता है कि उस रात उसने इस लोगों को किसी के शर्ट पे देखा था, जिसके बाद जब पोलो केन की मदद से उस टेबलेट को खोलने में कामयाब हो जाते हैं तो उन्हें जहाँ धीरे धीरे सारी सच्चाई मालूम चल जाती है। वहीं दूसरी तरफ ज़ेवियर और रॉबिन्सन एयरफोर्स वन के अंदर पहुंचकर फ्लेयर को हासिल करने के बाद धमाके का इंतजाम करते हैं। वहीं फिर से मैसेज अपडेट होता है कि आखिर सिनाट्रा कौन है, साथ ही एक टाइमर शुरू हो जाता है। वहीं ज़ेवियर और उसके साथी बाहर पहुंचकर फ्लेयर को सेट करने के बाद सिनाट्रा जहाँ पूरी तरह से पैनिक करते हुए सिस्टम को जहाँ पूरी तरह से रिबूट करने को बोलती है, जिसके बाद उसके बॉडीगार्ड उसको और सभी मेंबर को लेकर निकल जाते हैं। वहीं उनके जाने के साथ ही जेरमी और प्रेस्ली वहां पे आकर भीड़ को इकट्ठा करते हुए जहां जेरमी सभी को एक एक करके सच्चाई बताने लगता है, वहीं जेन वहां पे पहुंचकर प्रेस्ली से बातचीत करते हुए उसे अपने साथ ले जाती है। वहीं दूसरी तरफ जब पोलो सेफ हाउस पहुंचकर सिनाट्रा का इंतजार कर रहे होते हैं तो सिनाट्रा जहाँ सेफ हाउस न जाने का फैसला करके अपने घर पे जाने का फैसला करती है। तो ज़ेवियर जहाँ इस नजारे को देखकर रॉबिन्सन और उसकी टीम को छोड़कर जहाँ उसके पीछे निकल जाता है, लेकिन वहां पे पहुंचने के बाद जब उसका सामना गैब्रिएला से होता है तो वो जहाँ उसे बातचीत करते हुए उसे समझाने की कोशिश करती है। वहीं सिस्टम रिपोर्ट हो जाने की वजह से For my guards, I sent them home. वो सिनाट्रा के पास पहुंचकर जब उसे जानने की कोशिश करता है तो वो मानती है कि उसने बिली को मरवाया है, लेकिन कैल के मर्डर में हाथ होने से इनकार करती है। फिर टेप रिकॉर्डर निकालकर उसे क्लेम करती है कि टेरी अभी जिंदा है। And if you stop all this nonsense, I can help you find her. फिर उसे बताती है कि जो 4 साइंटिस्ट सरफेस को एक्सप्लोर करने के लिए गए थे उनकी मौत न्यूक्लियर विंटर से नहीं हुई है, बल्कि वो बचे हुए लोगों को लाने वाले थे, क्योंकि उन्होंने शॉर्टवेव ट्रांसमिशन के जरिए सर्वाइवर से कांटेक्ट कर लिया था। इसी वजह से उसे बिली के जरिए उन लोगों को रोकने के लिए मरवाना पड़ा था। लेकिन जब ज़ेवियर उसकी बात पे विश्वास न करते हुए जब उसे बताता है कि अटलांटा के अंदर न्यूक्लियर गिरा था, सिनाट्रा उसे बताती है कि प्रेसिडेंट ने उस दिन कुछ ऐसे फैसले लिए थे जिसके बारे में उसे मालूम नहीं है, क्योंकि 28 अक्टूबर 1962 में जब क्यूबन मिसाइल क्राइसिस खत्म हुआ था तो कर्नल जेफरी अपने घर पे आकर अपने वाइफ को बताते हैं कि सोवियत सबमरीन जिसके अंदर न्यूक्लियर लोडेड था उनके कमांडर ने लॉन्च ऑर्डर ना मानने की वजह से पूरी दुनिया के लोग न्यूक्लियर क्राइसिस से बच पाए हैं, क्योंकि वो और ज्यादा तबाही नहीं चाहते थे। इसी वजह से उनको डर सताता है कि अगर ये हक या फैसले लेने की आजादी किसी गलत आदमी के हाथ में जाती है तो दुनिया में क्या तबाही मच सकती है। इसी वजह से उन्होंने एक ऐसे EMP डिवाइस को बनाया जिसकी वजह से किसी भी न्यूक्लियर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को डिसेबल किया जा सकता है। फिर कहानी आज के क्राइसिस से 3 साल पहले जंप लेती है तो पता चलता है कि एक सुपर वोल्केनो अपने उफान में आकर पूरे अंटार्कटिका के आइस को अपने अंदर समा लेता है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी सुनामी नॉर्थ अमेरिका की तरफ बढ़ रही होती है। वहीं इसकी वजह से जब व्हाइट हाउस में मीटिंग होती है तो कैल को पता चलता है कि चाइनीज और रसिया ने अपने बॉर्डर पे फोर्स को इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब उन्हें पता चलता है कि सुनामी उनके घर पे दस्तक देने वाली है तो वो लोग वर्साइल प्रोजेक्ट को एक्टिवेट कर देते हैं। इसी बीच जब ज़ेवियर टेरी को बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश करता है तो टेरी से जहाँ उसका कांटेक्ट नहीं होता है, वहीं जब कैल बाहर निकलता है तो उसके इन्फॉर्म करने की वजह से कैल जहाँ उसकी मदद करते हुए जनरल को डिटेल बताने को बोलता है। तो ज़ेवियर जहाँ जनरल से बातचीत करते हुए टेरी की जान डिटेल शेयर करता है। वहीं जब सुनामी आगे बढ़ते हुए शहरों को तबाह करने लग जाती है तो Get away from the edge! Get away from the फिर अपने दोनों बच्चे की सेफ्टी का इंतजाम करते हुए उनको जहाँ जेरमी के साथ रहने को बोलता है।
वहीं दूसरी तरफ जब दुनिया भर में न्यूक्लियर वार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो कैल जहाँ मीडिया के सामने आते हुए सभी के कहने पे जहाँ पूरे देश को एड्रेस करते हुए झूठी दिलासा देता है, वहीं दूसरी तरफ सेवियर और उसके साथी प्रेसिडेंट को निकालने की तैयारी करने लगते हैं। लेकिन जब कैल पूरी तरह से तैयार होकर निकलने वाला होता है तो उसकी अंतर आत्मा जहाँ गवाही नहीं देती है, तो दुनिया के सामने फिर से लाइव आकर सभी को जहाँ सच्चाई बताते हुए रिक्वेस्ट करता है कि वो अपने इस आखिरी पल को अपनी फैमिली के साथ बिताए। जिसके बाद जब कैल निकलने की कोशिश करता है तो धीरे धीरे जहाँ निकलते हुए माहौल जहाँ पूरी तरह से गर्म होने लगता है। Get the groups. Load in Wildcat. Come on. Stay where you are! Oh, ready? Move! Clear for takeoff. I'm going where you're going! Ryan! He wasn't gonna shoot me! Do your fucking job, Agent. Stop! वहीं एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद जब जेवियर को पता चलता है कि टेरी प्लेन तक नहीं पहुंची है, वो कैल को इस बारे में बताकर जब ढूंढने जाने की जिद करने लगता है तो कैल उसे समझाता है कि टेरी के बाद अब उसके बच्चों को उसकी ज्यादा जरूरत है। तो जेवियर जब उससे जानने की कोशिश करता है कि आखिर उसे कब से पता था कि टेरी प्लेन तक नहीं पहुंच पाएगी, कैल उसके सवाल का जवाब देता है कि जब उसने उसके लिए मदद मांगी थी। तो जेवियर इस बात को जानने के बाद उसके ऊपर बरस पड़ता है तो Right, but I see your family is here. Careful. I would have kept her close. कैल उसे गुस्सा होते हुए समझाता है कि वो उसकी बीवी को कभी भी नहीं बचा सकता था, लेकिन अगर वो नहीं जाना चाहता है तो 8 बिलियन लोग इसी का इंतजार कर रहे हैं। अब उसे मानना पड़ेगा। उसकी वाइफ जा चुकी है, लेकिन उसके बच्चों को उसकी जरूरत है क्योंकि अभी अभी उन्होंने अपनी माँ को खोया है। जिसके पास जहाँ जेवियर अपने बच्चों के पास जाकर जहाँ टेरी के बारे में बताता है, वहीं प्लेन जब टेक ऑफ हो जाता है तो कैल उसे सैटेलाइट फोन देकर उसकी वाइफ से आखिरी बार बात करने का मौका देता है। वहीं जब वो मीटिंग के अंदर पहुंचता है तो सभी लोग जहाँ उसे बताते हैं कि दुनिया भर में न्यूक्लियर पावर छिड़ चुकी है, वहीं कुछ मिसाइल उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन वो न्यूक्लियर लॉन्च न करने का फैसला करके जब EMP डिवाइस के बारे में सोच रहा होता है तो सिनाट्रा उसके पास पहुंचकर समझाने की कोशिश करती है कि उनके पास अब सारे ऑप्शन खत्म हो चुके हैं। लेकिन कैल उसका ध्यान ब्रीफकेस के ऊपर दिलवाने के बाद उसे समझाता है कि रेड कोड जहां सब कुछ खत्म कर सकता है, वहीं ब्लू कोड इस तबाही को रोक सकता है। फिर उसके इतिहास के बारे में उसे समझाकर जब उसे बताता है कि ये क्या कर सकता है, सिनाट्रा उसे वार्निंग देते हुए समझाने की कोशिश करती है कि उसकी एक गलती की वजह से सभी लोग खतरे में पड़ सकते हैं, वहीं उनका बंकर का प्लान भी फेल हो सकता है। लेकिन कैल उसकी बात को न मानते हुए अपने ऑफिसर को अंदर बुलाकर उसे ऑर्डर देता है कि अगर की मोहतरमा कुछ सेकंड के अंदर ज्ञान से जाती नहीं है तो वो उसका काम तमाम कर देगा। तो सिनाट्रा के जाने के साथ ही वो जहाँ EMP डिवाइस को पूरी दुनिया के अंदर एक्टिवेट कर देता है, वहीं दूसरी तरफ जेवियर अपने वाइफ से बातचीत करता है तो जहाँ एटलांटा के ऊपर मिसाइल मंडराने लगती है, वहीं टेरी उससे प्रॉमिस लेती है कि वो उसके बच्चों का ख्याल रखेगा। I'm here. More than anything on this planet, I love you so much. फिर कहानी जब प्रेजेंट में आती है तो सिनाट्रा जेवियर को बताती है कि बाहर कोई न्यूक्लियर फटा नहीं है, लेकिन उसके रेडिएशन की वजह से लोग अभी भी छुपे हुए हैं। फिर रिकॉर्डर को प्ले करते हुए जहां उसे टेरी की आवाज को सुनवाती है। I'm looking for my husband, Xavier Collins, my children, Presley and James.
वहीं जेवियर जब उसकी लोकेशन जानने की कोशिश करता है तो सिनाट्रा उसे फोर्स करते हुए बताती है कि सबसे पहले वो कैल के कातिलों को ढूंढेगा, साथ ही पूरे पैराडाइज को पुराने हालात में लेकर आएगा, नहीं तो वो ना कभी अपने वाइफ को ढूंढ पाएगा ना ही अपनी बेटी से मिल पाएगा। Maybe I am a monster. फिर कहानी 12 साल पहले या उस पीरियड में पहुंचती है जहां पर सिनाट्रा एंडर्स को लाकर अपने पैराडाइज को बनाने की बात कर रही होती है। वहीं पर ट्रेंट जो उसका कंस्ट्रक्शन चीफ था, धीरे धीरे काम करते हुए जब उसके लोग बीमार पड़ने लगते हैं तो उसकी खोजबीन करने पे पता चलता है कि जहरीली गैस और केमिकल रिसाव की वजह से उसके लोग धीरे धीरे करके बीमार पड़ रहे हैं। तो एंडर के पास जाकर जब काम रोकने की बात करता है तो एंडर्स उसे ये कहकर मना कर देता है कि वो लोग आगे से मास्क और इक्विपमेंट लगाकर इस काम को जारी रखेंगे। लेकिन जब बीमार होने का सिलसिला नहीं बंद होता है तो वो उसके पास जाकर जब जानने की कोशिश करता है कि आखिर पैराडाइज बनाने की असली वजह क्या है। एंडर जहाँ उसे वार्निंग देते हुए उसे सब कुछ अनदेखा करने को बोलता है, लेकिन उसकी सलाह ना मानने की वजह से ट्रेंट को जहाँ अपने जॉब से हाथ धोना पड़ता है। वहीं ट्रेंट फायर होने की वजह से वो और ज्यादा पैराडाइज के बारे में खोजते हुए ये पता चलता है कि गवर्नमेंट के लोग भी इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वॉल्व है। तो जब अपने साथियों को वार्न करने की कोशिश करता है तो वो लोग जहाँ उसकी कॉल को रिसीव नहीं करते हैं, वहीं वो इस बात से परेशान होते हुए प्रेसिडेंट को जान से मारने का प्लान बनाता है। लेकिन जेवियर के बीच में आ जाने की वजह से जहाँ प्रेसिडेंट की जान बच जाती है वहीं वो जेल पहुंच जाता है। फिर कहानी जब प्रेजेंट में आती है तो जेवियर रॉबिन्सन के पास पहुंचकर उसे समझाता है कि सिनाट्रा ने प्रेसिडेंट को नहीं मारा है। साथ ही ये भी बताता है कि डीएनए प्रोफाइल से किसी का भी रिकॉर्ड नहीं मैच हुआ है। तो जब रॉबिन्सन उसे अराइवल डे या एक दिन पहले के सारे इवेंट को चेक करने को बोलती है तो What the fuck does she have on you? My daughter. वहीं दूसरी तरफ जहाँ जेरमी टेबलेट को लेकर बाहर गए वैज्ञानिकों की ट्रांसक्रिप्ट को पढ़कर बताने लगता है। वहीं दूसरी तरफ प्रेसिडेंट हेनरी पब्लिक को एड्रेस करते हुए समझाते हैं कि वो लोग अब पूरी तरह से सेफ हैं। वहीं एडमिट करते हैं कि प्रेसिडेंट का मर्डर हुआ है। वहीं दूसरी तरफ जहाँ जेन प्रेसिडेंट के साथ बैठकर जहाँ टाइम काट रही होती है, वहीं जब सिनाट्रा उसका हालचाल लेने के लिए पूछती है तो वो उसे जब बातचीत करते हुए कैल के गेमिंग कंसोल को या वी टेनिस गेम को उसे देने को बोलती है तो Take care of all Are this you stuff. fucking insane? वहीं जेन उसे बताती है कि वो लड़की को हैंडल कर लेगी। वहीं दूसरी तरफ जब जेवियर क्राइम सीन पे जाकर जब फिर से छानबीन करने लगता है तो उसे जब सीडी कलेक्शन में जेरमी के लिए मैसेज मिलता है तो वो जेरमी के मैसेज को सुनते हुए लाइब्रेरी के बारे में जान जाता है। वहीं दूसरी तरफ रॉबिन्सन गैब्रिएला के पास पहुंचकर उसकी मदद लेते हुए जब अराइवल डे के दिन रिस्ट वॉच के डिसेबल की लिस्ट को सर्च करते हैं तो उसे मैगी डेविस के बारे में पता चलता है, जिसके पास जब वो लोग उसका रिकॉर्ड चेक करते हैं तो उसके फाइल से पता चलता है कि उसको नट से एलर्जी है। लेकिन जब गैब्रिएला को याद आता है कि उसने बहुत बार चीज फ्राइज के साथ नट मिलाकर सर्व किया है तो उसके पास जाकर सेम डिश को ऑर्डर करते हुए जब उसके साथ खाने लगती है तो उन्हें जहाँ पता चल जाता है कि वो जिस नाम का यूज कर रही है वो शख्स नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जेवियर लाइब्रेरी के अंदर पहुंचकर जब छानबीन करने लगता है तो उसे 8.2092 की हकीकत मालूम चल जाती है, जिसके बाद वो पीटर लोफार्ड की बुक द मैन हु कीप सीक्रेट की बुक को निकालकर पन्नों को पलटता है तो उसे जहाँ कैल के द्वारा बनाए गए डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं। लेकिन जब वो उसको पढ़ रहा होता है तो फिर थोड़ी देर बाद जब होश आता है तो ट्रेंट ने जहाँ उसके हाथ पांव को बांध दिया होता है वहीं वो उसे सारी कहानी बताकर उसे बताता है कि जेल पहुंचने के बाद सुनामी आने की वजह से जब जेल के अंदर भगदड़ मच गई थी तो इसका फायदा उठाकर निकल गया था। क्योंकि उसे पैराडाइज के बारे में मालूम था तो उसने पुलिस वाले का भेष बदलकर एक यात्री को चूज करने के बाद उसने उसकी औरत की जगह लेने के लिए मैगी को चूज किया था। फिर उसके क्रेडेंशियल का यूज करते हुए वो लोग पैराडाइज के अंदर आ गए थे। लेकिन अंदर आने के बाद जब उसे एहसास हुआ कि वो यहाँ पे रहना डिजर्व करता है तो वो सब कुछ भूलकर एक नॉर्मल जिंदगी बिताने लगा था। लेकिन कैल के लाइब्रेरी में दस्तक देने की वजह से उसकी सारी पुरानी यादें उसका मकसद फिर से प्रेसिडेंट के घर पे पहुंचा देता है। फिर कैमरा ऑफ होने की वजह से वो अंदर घुसकर
अंदर ले आने के बाद जब अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा होता है तो कैल जहाँ होश में आकर सिगरेट के ऊपर एक्स बनाता है, वहीं ट्रेंट उसको होश में देखने के बाद उससे फाइट करते हुए इस बार उसका काम तमाम कर डालता है। फिर कहानी जब प्रेजेंट में आती है तो ट्रेंट जहाँ उस बुक को लेकर उसे ये कहकर चला जाता है कि वो चाहे तो दुनिया को उसकी हकीकत बता सकता है, लेकिन उसके जाने के साथ ही जब रॉबिन्सन वहाँ पे आकर जेवियर को उसके बंधन से छुड़ाती है तो दोनों जहाँ उसका पीछा करने लगते हैं। लेकिन जब दोनों तरफ घिरने के बाद उसे एहसास होता है कि अब वो कहीं पे नहीं भाग सकता है तो वो पैराडाइज के करप्शन का जिक्र करते हुए कैसे ये जगह लोगों के लिए एक जेल बन चुकी है जो कि लोगों के कब्रगाह पे बनी है और अब मेरी भी कब्रगाह बनेगी। फिर बैग को फेंक कर Paradise. What a fucking show. No! जिसके बाद वो सिनेटर के पास पहुंचकर जब उसे सारी हकीकत बताकर अपनी बेटी के बारे में पूछता है तो वो उसे बताती है कि उसकी बेटी मारी जा चुकी है। तो जेवियर अपनी बेटी के गम में डूबने का नाटक करके जब उसके ऊपर गन तान कर अपनी बेटी के बारे में जानने की कोशिश करता है तो What the fuck did you do? फिर जेन उसे बताती है कि उसकी बेटी सेफ है। तो जेवियर जहाँ अपनी बेटी से मिलने के लिए निकल जाता है, वहीं वो सेनाटर के पास पहुंचकर उसे बताती है कि उसे उसका वी टेनिस गेम दे देना चाहिए था। वहीं दूसरी तरफ जहाँ जेवियर अपने बच्चों से मिलने के बाद उन्हें बताता है कि वो पैराडाइज में ज्यादा देर तक नहीं रुकेगा क्योंकि वो कैल के नोट के सहारे टेरी को ढूंढने के लिए जाएगा। जिसके बाद जहाँ रॉबिन्सन को अपने बच्चे सौंप कर निकल जाता है, वहीं दूसरी तरफ जेनी अपने पिता के आखिरी मैसेज को सुनता है। वहीं गैब्रिएला जहाँ अपने फेवरेट डिश को लेकर ना खाने का फैसला करती है, वहीं दूसरी तरफ हेनरी बोर्ड के सभी मेंबर को समझाते हुए एक लीडर की भूमिका निभाता है। वहीं सिनाट्रा जहाँ हॉस्पिटल पहुंचकर अपनी आखिरी सांसें गिन रही होती है, वहीं जेन को विन टेनिस गेम मिल जाता है। वहीं जेवियर अपनी पूरी तैयारी करने के बाद प्लेन को लेकर पैराडाइज को छोड़ देता है। तो जेवियर के पैराडाइज छोड़ने के साथ ही ये सीजन जहाँ खत्म हो जाता है। वहीं मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टीवी सीरीज को एक्सप्लेन करते हुए। तब तक के लिए शुक्रिया।